हेलो एवरीवन, आइए अब हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की सीरीज में ये जानने की कोशिश करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना था। ये स्लाइड्स आपके रेफरेंस के लिए हैं। आइए अपने बोर्ड पे आते हैं। पहली बार 1934 में एम एन रॉय ने ये सजेस्ट किया था, ये आइडिया दिया था कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। ठीक, इसके बाद 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहली बार ऑफिशियली ये डिमांड किया था कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को फ्रेम करे, जैसे कि मैं यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। फिर 1938 में जवाहरलाल नेहरू जी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ में ये डिक्लेयर किया कि जो फ्री इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा वो बिना आउटसाइड इंटरफेरेंस के बनेगा, और ये वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाएगी जिसे जनरल फ्रेंचाइज के बेसिस पे एक्ट किया गया है। ठीक, यानी उनका ये मानना था कि जो फ्री इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा वो कौन फ्रेम करेगा, ऐसी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फ्रेम करेगी जिसे एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे, यानी सभी एडल्ट ने उसे चूज किया हो, इलेक्ट किया हो। ठीक, और इसमें किसी का आउटसाइड इंटरफेरेंस नहीं रहेगा। अब ये डिमांड फाइनली कब एक्सेप्ट हुई थी? जब ऑगस्ट ऑफर आया था। यानी हमने हिस्ट्री में देखा है कि ऑगस्ट ऑफर जो 1940 में आया था उसमें ब्रिटिश ने इसे फाइनली एक्सेप्ट किया था, हालांकि वो चीज़ आ नहीं पाई। फिर 1942 में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, ये कैबिनेट मेंबर थे, उनको इंडिया भेजा गया था एक ड्राफ्ट प्रपोजल के साथ। तो ड्राफ्ट प्रपोजल ये था कि वर्ल्ड वॉर टू के बाद एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा, फ्रेम किया जाएगा। ठीक, और कैबिनेट मिशन फाइनली आया इंडिया, जिसने दो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबलीज का, यानी जो डिमांड चल रही थी कि दो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हो, दो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबलीज हों, एक इंडिया के लिए एक पाकिस्तान के लिए, इस चीज़ को रिजेक्ट किया। किसने? कैबिनेट मिशन ने। कैबिनेट मिशन ने। और उन्होंने ये कहा, उन्होंने ऐसा मसौदा दिया जो कि मुस्लिम लीग को मोर और लेस सेटिस्फैक्ट्री लगा। यानी मुस्लिम लीग थोड़ा सा सेटिस्फाइड हो गया कि हाँ चलो ठीक है, हम इस बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में आएंगे। अब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में नवंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को कॉन्स्टिट्यूट किया गया, और किस स्कीम के अंदर? कैबिनेट मिशन प्लान। अब जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, क्या वो अडल्ट फ्रेंचाइज पे इलेक्ट हुई थी? नहीं, ये पार्टली इलेक्टेड थी और पार्टली नॉमिनेटेड थी। यानी ये पूरी तरह से इलेक्टेड नहीं थी, और जो इलेक्टेड मेंबर्स थे इसके, वो भी इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे, जो प्रोविंशियल असेंबलीज थी। प्रोविंशियल असेंबलीज के मेंबर्स ने इन्हें इनडायरेक्टली इलेक्ट किया था, जो खुद लिमिटेड फ्रेंचाइज के थ्रू इलेक्ट हुए थे, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है। अब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की टोटल स्ट्रेंथ कितनी थी? 389, जिसमें से 296 ब्रिटिश इंडिया के थे और 93 प्रिंसली स्टेट्स के थे, ये सीट्स। अब इलेक्शन हुआ था, जो 296 सीट्स थी, जिसका इलेक्शन कब हुआ था? जुलाई अगस्त 1946 में हुआ था। इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 208 सीट जीती, मुस्लिम लीग ने 73, और जो स्मॉल ग्रुप्स थे या इंडिपेंडेंट्स थे उन्होंने मिलकर 15 सीट जीती थी। भले ही जैसा कि मैंने बताया कि पार्टी इलेक्टेड थी, पार्टी नॉमिनेटेड थी, जो भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी हमारी, लेकिन फिर भी ये सारे सेक्शंस के रिप्रेजेंटेटिव्स इसमें थे। यानी हम ये कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली सभी सेक्शंस के रिप्रेजेंटेटिव्स को कंप्राइज करती थी। अब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की जो पहली मीटिंग हुई थी वो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 में। 9 दिसंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की पहली मीटिंग हुई थी, जिसे
मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट किया था। अब उन्होंने बॉयकॉट क्यों किया? क्योंकि वो उनकी डिमांड थी कि उन्हें पाकिस्तान मिले, सेपरेट स्टेट। यानी 211 मेंबर्स ने ही इस मीटिंग को अटेंड किया था। अब जो फ्रेंच एक प्रैक्टिस आई थी कि अगर प्रेसिडेंट नहीं है कोई, टेम्पररी प्रेसिडेंट किसे बनाएंगे? जो ओल्डेस्ट मेंबर हो। यानी ओल्डेस्ट मेंबर जो था उस सभा में वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इन्हीं को टेम्पररीली प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया। अब बाद में जब राजेंद्र प्रसाद जी को प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया था, उस समय दो वाइस प्रेसिडेंट भी थे, एक एच सी मुखर्जी जी और दूसरा वी टी कृष्णाचार्य जी। ये यहाँ पे मैंने दोनों के नाम दिए हुए हैं जो वाइस प्रेसिडेंट थे। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ये माना जाता है जिसपे तुम्हारा प्रियम्बल एक तरह से बेस्ड है, या ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का ही मॉडिफाइड वर्जन है प्रियम्बल। ये किसने इंट्रोड्यूस किया था? ये इंट्रोड्यूस किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। और कब? दिसंबर 13, 1946 को। ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, ये जो फंडामेंटल्स थे, ये जो फिलॉसफी थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर की, उसको एक तरह से प्रोजेक्ट कर रहा था, एक तरह से एम्बॉडी कर रहा था। अब इस रेजोल्यूशन को यूनानिमसली, यानी सभी ने अपनी स्वेच्छा से सपोर्ट किया और अडॉप्ट किया गया 22 जनवरी 1947 को। ठीक। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा है कॉन्स्टिट्यूशन की शेपिंग में, उस समय भी और सब्सिक्वेंट जो बाद में स्टेजेस आते हैं उसमें भी। अब जो रिप्रेजेंटेटिव थे प्रिंसिपल स्टेट के, वो इनिशियली तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से दूर रहे, बाद में उन्होंने ग्रेजुअली उस चीज़ को ज्वाइन कर लिया। सिमिलरली मुस्लिम लीग के जो इंडियन डोमिनियन के मेंबर्स थे, इंडियन डोमिनियन के जो मेंबर्स थे, उन्होंने इसको बाद में ज्वाइन कर लिया। अब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का जो मेन काम क्या था? कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। ठीक। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के अलावा उस समय जो जरूरत पड़ी थी, तो जो ऑर्डिनरी लॉज बनाने थे, एनेक्ट करने थे, वो भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने किए। जैसे इसने कॉमनवेल्थ में जो इंडिया की मेंबरशिप थी उसको रेटिफाई किया मई 1949 में। इसके अलावा 22 जुलाई 1947 को इन्होंने नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया। अब सिमिलरली 24 जनवरी 1950, इस दिन इन्होंने नेशनल एंथम को भी अडॉप्ट किया, नेशनल सॉन्ग को भी अडॉप्ट किया, और इसी दिन इन्होंने इलेक्ट किया था प्रेसिडेंट को, जो है हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पहले। इनको भी 24 जनवरी 1950 को ही इलेक्ट किया गया था। ठीक। तो 24 जनवरी 1950 एक इम्पॉर्टेंट डेट है। अब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने टोटल कितने सेशंस किए थे? 11 सेशंस किए थे। यानी टोटल कितने सेशन हुए थे? 11 सेशंस हुए थे। कितना टाइम? 2 साल 11 महीने 18 दिन। इस दौरान 11 सेशंस हुए थे और आखिरी सेशन हुआ था 24 जनवरी 1950 को। ठीक। लेकिन फाइनल सेशन का मतलब ये नहीं है कि इसके बाद ये डिसकंटिन्यू हो गई थी, ऐसा नहीं है। इसके बाद भी वो एक तरह से प्रोविजनल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के फॉर्म में काम करती रही। ठीक। कब से? 26 जनवरी 1950 से, जब कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ था, तब तक, जबकि पहले जनरल इलेक्शन के बाद जो पार्लियामेंट नहीं बनी थी तब तक। ठीक। जो 1951 और 52 में पहला इलेक्शन हुआ था। अब जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसने बहुत सारी कमिटीज फॉर्म की थी, अपॉइंट की थी, जो कि डिफरेंट टास्क थे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के, उससे डील करती थी। इसमें 8 मेजर कमिटीज थी और बहुत सारी माइनर कमिटीज थी। अब हम
जो मेजर कमिटीज हैं उसके बारे में जानते हैं। जो मेजर कमिटीज थी उनके नाम और उनके जो चेयरमैन हैं उनके नाम यहाँ पे दिए हुए हैं। यानी यूनियन पार्क कमेटी के हेड थे जवाहरलाल नेहरू जी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के भी हेड वही थे। जो प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी उसके सरदार पटेल जी हेड थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड। और इसी तरह जो एडवाइजरी कमेटी थी, चाहे फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज़ और ट्राइबल और एक्सक्लूडेड एरियाज की, वो सरदार पटेल जी के अंडर थी। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के अंडर। और जो स्टेट कमेटी थी जो निगोशिएट करती थी स्टेट से, वो जवाहरलाल नेहरू जी के अंडर थी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अंडर स्टीयरिंग कमेटी थी। अब जो ड्राफ्टिंग कमेटी है इसके बारे में देखते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अब सारी कमिटीज में से सबसे इम्पोर्टेंट कमेटी थी ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक। अब ये कब सेटअप हुई थी? ये सेटअप हुई थी 29 अगस्त 1947 को। और इसका काम क्या था? जैसा कि नाम बताया, ड्राफ्टिंग कमेटी यानी ड्राफ्ट करेगा ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसके 7 मेंबर्स थे, इनके नाम मैंने यहाँ दिए हैं। चेयरमैन डॉक्टर अम्बेडकर थे, उसके बाद एन गोपाल स्वामी अयंगर थे, अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर थे, डॉक्टर के एम मुंशी थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे, एन माधव राव जिन्होंने रिप्लेस किया था बी एल मीटर को वो थे, और टी टी कृष्णमाचारी जिन्होंने डी पी खेतान को रिप्लेस किया था। ड्राफ्टिंग कमेटी ने जो पहला ड्राफ्ट था वो कब पब्लिश किया था? फरवरी 1948 में इन्होंने पहला ड्राफ्ट पब्लिश किया था। और इन्होंने कुछ समय दिया था इसको डिस्कस करने के लिए। किस कौन डिस्कस करेगा? जो देश के लोग, सबके लिए। इस सजेशन के बाद जो भी उसमें दिक्कतें आई थी उसको ओवरकम करते हुए सेकेंड ड्राफ्ट उन्होंने लाया था 1948 अक्टूबर में। अब उन्होंने फाइनल ड्राफ्ट इसके बाद बनाया था। यानी इन टोटल वो लगभग 141 डेज बैठे थे, यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है। अब फाइनल ड्राफ्ट कब आया था? दो डेट्स हम जान गए। फाइनल ड्राफ्ट आया था जिसे 26 नवंबर 1949 को उन्होंने डिक्लेयर किया था कि पास हो गया। ये कब आया था? नवंबर 4 1948 को फाइनल ड्राफ्ट दिखाया था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इंट्रोड्यूस किया था। अब यहाँ से जब हम पढ़ेंगे, पार्लियामेंट में पढ़ेंगे, तो फर्स्ट रीडिंग सेकंड रीडिंग होती है, तो ये फर्स्ट रीडिंग के लिए आया था। अब इस पर डिस्कशन हुए, उसके बाद सेकंड रीडिंग हुई, फिर लगभग 7,000 अमेंडमेंट्स प्रपोज किए गए थे, जिसमें अराउंड 2400 अमेंडमेंट्स पे इन्होंने काम किया था, जिसको एक्चुअली डिस्कस भी किया गया था। थर्ड रीडिंग जो थी वो 14 नवंबर 1949 को स्टार्ट हुई, और जो मोशन था ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का वो 26 नवंबर 1949 को पास डिक्लेयर किया गया था। और यही वो डेट है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रीएम्बल के लास्ट में मेंशन्ड है, जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन एनैक्ट हुआ था, अडॉप्ट हुआ था और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को खुद को दिया था। ये वो डेट है। अब जब ये अडॉप्ट हुआ था, इनेक्ट हुआ था और जब दिया गया था, तो तब ये 395 प्रीएम इसमें आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल्स थे। ठीक। अब एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो प्रीएम्बल है वो जब सारा कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट हो चुका था उसके बाद इनेक्ट हुआ था। यानी पहले सारा कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट कर दिया गया, उसके बाद प्रीएम्बल को इनेक्ट किया गया था। अब कुछ प्रोविजंस जो थे कॉन्स्टिट्यूशन के, जैसे कि सिटीजनशिप थे, इलेक्शन थे, प्रोविजनल पार्लियामेंट एक्सेट्रा, ये जब कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया था उसके पहले ही ये काम करने लगे थे। ये तभी फोर्स में आ गए थे जब 26 जनवरी 1949 को हुई। यानी हम यहाँ पे कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 26 नवंबर 1949, जिस डेट को एनेक्ट किया गया था, अडॉप्ट किया गया था और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने खुद को दिया था, यानी गेव टू इटसेल्फ। और दूसरी डेट है 26 जनवरी 1950, जब कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हुआ था, यानी यहाँ पे इनेक्ट हुआ था, यहाँ पे एनफोर्स। ये दो डेट्स हैं। तो कुछ ऐसे प्रोविजंस थे
जैसे कि सिटीजनशिप थी, इलेक्शन थे, ये तभी से फोर्स में आ गए थे, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के एनफोर्समेंट के पहले से। और बाकी जो था, जो मेजर पार्ट था कॉन्स्टिट्यूशन का, वो इस डेट के बाद इन्फोर्स हुआ था। ठीक। अब इस डेट को डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, यानी यही रिपब्लिक डे मनाया जाता है। अब ये जो डेट ऑफ कमेंसमेंट था कॉन्स्टिट्यूशन का, ये पहले से डिसाइडेड था। अगर आपने हिस्टोरिकल उस डेट के सिग्निफिकेंस को समझा होगा, जो कि ये था कि 1929 दिसंबर में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये डिक्लेयर किया था लाहौर सेशन में कि 26 जनवरी 1930 में इस दिन को पूर्ण स्वराज सेलिब्रेट किया जाएगा। ठीक। पूर्ण स्वराज सेलिब्रेशन की बात उठाई गई थी और रेजोल्यूशन जो पास हुआ था, इसलिए 26 जनवरी 1950 डेट चूज की गई थी, जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन को एनफोर्स किया गया। अब कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के बाद जितने भी एक्ट थे, चाहे इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट थे, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट या इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, ये 1947 वाले, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935 एटसेट्रा, जितने भी एक्ट थे, चाहे वो अमेंडमेंट से रिलेटेड हो, चाहे एनैक्टमेंट से रिलेटेड हो, या सप्लीमेंट्री हो इस एक्ट के, इन सब को रिपील कर दिया गया। यानी अब ये किसी काम के नहीं थे। हालांकि जो एबोलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल ज्यूरिसडिक्शन एक्ट था 1949, उसको कंटिन्यू रखा गया था। अब जो इलेक्शन थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, वो जब चल रहे थे, उसी समय इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक एक्सपर्ट कमेटी को अपॉइंट किया था, जिसका पर्पस क्या था, वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए मटेरियल तैयार कर रहा था। ठीक। उसके इंपॉर्टेंट मेंबर्स जो थे, उसका नाम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। जवाहरलाल नेहरू जी चेयरमैन थे उसके, एम असफ अली थे, के एम मुंशी थे, गोपाल स्वामी अयंगर थे, के टी शाह, गडगिल जी, हुमायूं कबीर, के संतनाम, ये सब लोग थे। अब इसका यूज क्या था, एक्सपर्ट कमेटी ने ऐसा क्या किया था, एक तरह से अगर ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट को देखें, उनकी बात सुने, तो उनका ये कहना था, जो कांग्रेस द्वारा अपॉइंटेड एक्सपर्ट कमेटी थी, एक्चुअली इसी ने जो प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो रोड सेट किया था, वो काम इन्हीं ने किया था। ठीक। अब जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे, उसको देखते हैं। जो सील था, जो सिंबल है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, वो क्या है, एलिफेंट, पहला। ये दूसरा, सर बी एन राव जी को लीगल एडवाइजर या कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर अपॉइंट किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। फिर जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के सेक्रेटरी थे, वो एच वी आर अयंगर को बनाया गया। एस एन मुखर्जी को चीफ ड्राफ्ट्समैन बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन का। और जो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे, वो एक्चुअली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कैलीग्राफर थे। कैलीग्राफर यानी जो राइटिंग एक्सपर्ट होते हैं, राइटिंग के, यानी जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, इन्होंने खुद हाथ से लिखा था, इटैलिक्स में। इटैलिक स्टाइल अगर आप देखे होंगे वर्ड में, तो ये हमारा नॉर्मल स्टाइल है और ये इटैलिक स्टाइल है। तो इस स्टाइल में उन्होंने, रायजादा जी ने, इसको अपने हाथों से लिखा था पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक। अब जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, उसको, प्रियम्बल को इंक्लूड करते हुए भी, ये नंदलाल बोस जी ने, जो शांति निकेतन के एक आर्टिस्ट थे, उन्होंने ब्यूटीफाई और डेकोरेट किया था। उनका साथ दिया था बेवर राम मनोहर सिन्हा जी ने। अब जो हिंदी वर्जन था, वो उसकी कैलीग्राफी, यानी उसको अपने हाथों से लिखा था वसंत कृष्णन वैद्य जी ने, और इसे भी डेकोरेट किया था नंदलाल बोस जी ने। अब बात करते हैं जो हिंदी टेक्स्ट था कॉन्स्टिट्यूशन का। तो इनिशियली कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ इंग्लिश में लिखा गया था, हिंदी का इसमें कोई जिक्र नहीं था उस टाइम कि हिंदी में कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं। तो 58th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 1987 में आया था, उसने प्रोविजन बनाया था कि जो हिंदी में कॉन्स्टिट्यूशन का ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट है, वो लिखा जाए या कैसे क्या किया जाए। इसने इंसर्ट किया आर्टिकल 394 ए। आर्टिकल 394 ए में उसने माना कि कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक्चुअली पार्ट 22 में,
तो 58 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1987 ने ये प्रोविजन दिया कि प्रेसिडेंट ये करेगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का हिंदी लैंग्वेज में टेक्स्ट है या एक तरह से ट्रांसलेशन है वो पब्लिश करेगा प्रेसिडेंट। और ये ट्रांसलेशन जो हिंदी का है सारे अमेंडमेंट्स का भी किया जाएगा। और अगर कोई डिफिकल्टी आती है तो प्रेसिडेंट ये इंश्योर करेगा कि हिंदी जो टेक्स्ट है वो रिवाइज किया जाए उसके अकॉर्डिंगली। यानी इंग्लिश इंग्लिश ही एक तरह से मेन है, हिंदी एक तरह से उसका ट्रांसलेशन है, और उसके हिसाब से हिंदी टेक्स्ट को रिवाइज किया जाएगा। जो कॉन्स्टिट्यूशन का ट्रांसलेशन है और उसके जो सारे अमेंडमेंट्स हैं ये सभी तौर पे सेम तरह से अथॉरिटेटिव होंगे हिंदी में भी। यानी ये ट्रांसलेशन इसीलिए हम या उसको बीच में जो रिवाइज इसीलिए करेंगे हिंदी टेक्स्ट को ताकि इसकी भी एक तरह से सैंक्टिटी और अथॉरिटेटिवनेस बनी रहे। ठीक। बाकी आपकी कोई क्वेरी और सजेशन हो तो हमें लिखिए। मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं आपको पूरी तरह से समझा पाऊँ कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना था। हमें एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से देखना है, इसलिए मैंने चीज़ों को जितना जल्दी समझाने की कोशिश की है कम शब्दों में, उतना अब मेरे समझ से मैं सक्सेसफुल रहा हूँ। बाकी कोई इशू हो कोई क्वेरी हो तो आप हमें ज़रूर लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू।